महाराज कालू का भाव देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसे झोपड़ी के अंदर की स्थिति को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि हरि और उसकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी कालू इतने खुले दिल से महाराज और मंत्री को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा था। आप क्या कार्य करते हैं और आप दोनों के घर में सुकून का माहौल है? मैं एक मोची हूँ और लोगों के जूते चप्पल सिलता हूँ, और जो पैसे मिलते हैं उससे रात का भोजन खरीद लेता हूँ। यदि आपको किसी दिन बिल्कुल भी पैसे ना मिले तो आप अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता हूँ। तभी लक्ष्मी घर में जो कुछ भी था वो परोस कर ले आती है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यदि ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो कई दूसरे रास्ते हमारे लिए अवश्य खोल देता है, और फिर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हमारे लिए सही होता है। महाराज और मंत्री दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित थे। महाराज मंत्री से, मंत्री जी, मुझे इस व्यक्ति से मिलकर बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ महाराज, मैं भी इसकी बातों को समझ नहीं पा रहा। ये व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है। इसके पास कोई छुपा हुआ धन है। धन का तो मुझे नहीं पता, परंतु उसके घर में एक अलग सा सुकून था, शांति थी, और उन दोनों के चेहरों को देखकर लग रहा था कि वो अपने जीवन से संतुष्ट है। जी महाराज, बड़ा ही अजीब व्यक्ति है ये। मैं इस व्यक्ति के ईश्वर के प्रति विश्वास की परीक्षा लेना चाहता हूं, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी तरह की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। अगली सुबह महाराज राज्यसभा में मंत्री से, मंत्री जी, पूरे नगर में ये आदेश दे दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूते और चप्पलों की मरम्मत नहीं कर सकता है। जो आदेश महाराज। थोड़ी देर में पूरे नगर में खबर फैल गई। ये कैसा आदेश दे दिया महाराज ने? यदि हमारे जैसे और भी लोग सड़क पर जूते और चप्पलों की मरम्मत नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? लक्ष्मी, धैर्य रखो और बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हमारे जीवन में पहले भी तो समस्याएं आई हैं। क्या हमें उन समस्याओं का समाधान नहीं मिला है? बताओ। मिला है, परंतु इस बार तो ये समस्या बहुत बड़ी लगती है। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसे सब कुछ होना चाहिए। कालू नगर में इधर उधर कुछ काम की तलाश करने लगा। तभी उसे प्यास लगी। उसने देखा कि एक आदमी चौराहे पर बैठा लोगों को मटके से पानी पिला रहा था और लोग उसे कुछ पैसे दे रहे थे। कालू उस व्यक्ति के पास जाकर, भाई, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, जरूर पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या पानी बेचकर भी पैसे कमाए जाते हैं? जरूर कमाए जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। कालू तुरंत अपने घर वापस जाता है। और पानी से भरा हुआ एक घड़ा और 2 लोटे लेकर दूसरे चौराहे पर बैठ जाता है। उसके पास भी लोग पानी पीने आने लगे और शाम होते होते उसके घड़े का पानी समाप्त हो जाता है और उसके पास भोजन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। शाम को राजा और मंत्री फिर से कालू के घर आ जाते हैं। आइए मित्र, बहुत अच्छे समय पर आए हैं। आइए, भोजन कीजिए। मैं तो पूरे दिन तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था मित्र। मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी, क्योंकि राजा ने मोचियों के लिए अजीब सा एक फरमान जो जारी कर दिया। भला बताओ,
अगर मोची सड़क पर जूते चप्पल नहीं बनाएगा तो कहां बनाएगा? जरूर राजा ने कुछ अच्छा ही सोचकर ऐसा आदेश दिया होगा। मुझे तो लग रहा था कि तुम कहीं और चले गए होगे, क्योंकि अगर तुम जूते चप्पल नहीं सिल पाओगे तो क्या करोगे? भोजन कैसे खरीदोगे? मित्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मेरे ईश्वर पर भरोसा है। उन्होंने मुझे आज भी भूखा नहीं रखा। आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। भोजन? परंतु कल तो तुमने कहा था कि तुम दिन में जो कमाते हो उन पैसों से शाम का भोजन खरीदते हो। मैंने आपसे सत्य कहा था। अब मैं पानी बेचता हूँ और पानी बेचकर मुझे जो पैसा मिला उससे आज का भोजन खरीदा है। महाराज और मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। वैसे तो ये मेहनत का काम है और इस काम में पैसे भी कमा रहा हूँ, परंतु कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि इन पैसों से हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। भोजन के बाद महाराज और मंत्री वहाँ से बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है कि ये परीक्षा पर्याप्त नहीं थी। मुझे कालू की कोई और परीक्षा लेनी होगी। जी जी महाराज, परंतु अब आप उसकी कौन सी परीक्षा लेंगे? ये आपको कल सुबह दरबार में पता चलेगा।